हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल में बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्विकली रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया कोविड-19 खरीद चुनौती नवाचार और सबक नाम से एक पेपर जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी करी है। वहीं आईएनएस विक्रांत को दोस्तों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में कमीशन कर लिया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराया गया। इसके अलावा भारतीय नौसेना को नया इंसाइन भी मिला है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्लास्टिक अभियान के तहत विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं फीफा ने दोस्तों भारत के जो फुटबॉल महासंघ है उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। भारत रूस में चाइना के साथ और भी बहुत सारे देशों के साथ मिलकर के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। भारत की गोरखा राइफल्स इसमें हिस्सा लेने गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा कालू भाई ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑलराउंडर क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। सोलोमन द्वीप अमेरिकी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया है। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पास में पड़ता है सोलोमन द्वीप। कल मैंने वर्ल्ड मैप में आपको दिखाया था। वहीं जापान की तरफ हिन्ना मजोर नाम का चक्रवाती तूफान तेजी से बढ़ रहा है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब आज के करंट अफेयर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं विन विन वीकेंड ऑफर है आज के लिए टेक्स्ट बुक का। तो इसके तहत आप एमजेटी कूपन कोड यूज करके मात्र 400 रुपए में 540 प्लस एग्जाम का एक्सेस प्राप्त कर सकते हो सभी मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट के लिए आप बेहतर प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक से अलावा नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा मोनोपोली है मॉक टेस्ट के क्षेत्र में टेक्स्ट बुक का। तो आपको इससे बेहतर और इससे ज्यादा कवरेज के साथ मॉक टेस्ट कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में स्कोर जरूर बूस्ट कराएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड यूज करना मत भूलना एमजेटी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपसे है 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है। तो 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों इस बार 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसमें ये चारों आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, गैरी वेनजेगी और बर्नार्ड मैड्रिड। इन चारों को दिया जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पता होगा एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल हम लोग कहें तो गलत नहीं होगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार का ये 64वां संस्करण है और ये इस बार इन 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनमें से एक महिला है। ये चारों व्यक्ति कहां से हैं इनको देखिए। सेथियारा छिम जो है ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं। तदाशी हथोरी जो है ये जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ। बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ। बैरी वेंचिग ये फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है। क्लियर है। चलिए तो रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर यह शुरू हुआ था। अगला, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी चुनाव हुआ और उसके नतीजे आए। वाईचुंग भूटिया को हरा करके कल्याण चौबे जीत गए दोस्तों इसके अध्यक्ष का पद का चुनाव। बहुत ज्यादा सब लोग चांसेस जता रहे थे कि वाईचुंग भूटिया बनेगी। वाईचुंग भूटिया बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी रह चुके हैं भारतीय टीम के लिए, लेकिन कल्याण चौबे इनको पीछे करते हुए जीत गए इसका चुनाव। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है कल्याण चौबे इलेक्टेड एज न्यू AIFF प्रेसिडेंट। तो नए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ये हो गए हैं मिस्टर कल्याण चौबे। ओके, ये मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं। और कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं जो AN हारिस हैं ये उपाध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के मानवेंद्र सिंह को हरा दिया है। तो NA हारिस ये उपाध्यक्ष होंगे और कल्याण चौबे जो हैं ये हैं अध्यक्ष। क्लियर है ना। चलो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वही है जिस पर अभी फीफा ने बैन लगाया था और फिर बैन हटा लिया है। ओके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ही दोस्तों अंडर 17 का महिला विश्व कप आयोजित कराया जाएगा इस बार। ठीक है, महिला विश्व कप आयोजित कराया जाएगा इस बार। अगला, हाल ही में किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। यहां पर आप आर्टिकल में देख पाओगे कर्नाटका लॉन्चेस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचराइज नाम से ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ओके,
ये जो होगा ये विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास के चरण के स्टार्टअप का समर्थन करेगा। तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक 2020 आयोजित कराया जा रहा था, उसी के हिस्से के रूप में वेंचराइज लॉन्च किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का मतलब ये हुआ कि जितने भी विश्व भर में इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक प्रकार का मीटिंग होगा, वो आएंगे यहाँ पर देखेंगे, इनका इन्वेस्ट कर्नाटक करके एक प्रोग्राम होगा, उसमें ये अपने कर्नाटक में बताएंगे कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सुविधाएं मिलेंगी, सरकार द्वारा इतना समर्थन मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर आइए और कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं, तो जो भी चीजें होंगी उससे रोजगार पैदा होगा। ठीक है ना, और उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, राज्य की, तो सभी राज्य लगभग ऐसा करते हैं, बड़े बड़े राज्य। अगला, हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में AR रहमान के नाम पर दोस्तों कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है इनके सम्मान में। AR रहमान जी अभी कनाडा ही गए हुए हैं, तो वहां पर इनके सम्मान में एक रोड का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कनाडियन सिटी मार्खम, कनाडा का एक सिटी है, एक शहर है मार्खम, उसका नाम रखा गया है। एक स्ट्रीट का नाम AR रहमान का नाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, AR रहमान के बारे में हम लोग जानेंगे। अल्लाह रखा रहमान, ये दोस्तों 6 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। अगर पुरस्कारों की बात करें तो 6 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, 15 फिल्म फेयर, 2 ऑस्कर, 1 बाफ्टा, 12 आईफा अवार्ड, 1 बार गोल्डन अवार्ड, 2 बार ग्रैमी अवार्ड, और भी बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं। सम्मान की अगर बात करेंगे तो इनको सन 2000 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। पद्म भूषण से भी इनको 2010 में सम्मानित किया गया है। कलाईमणि पुरस्कार जो कि तमिलनाडु का पुरस्कार होता है, इसको भी दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार पा गए हैं। यूपी में अवध सम्मान भी पा चुके हैं। तो AR रहमान बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। इनको अभी हाल ही में AR रहमान के ही नाम पर कनाडा में मार्खम शहर में एक सड़क का नाम दिया गया है। इन्होंने अभी रिसेंटली 3 दशक का सफर अपना करियर का पूरा भी कर लिया है। अच्छा, एक चीज और, ये तो हुआ AR रहमान के नाम पर। आपको पता होगा सिक्किम में नरेंद्र मोदी सड़क का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी सड़क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गया, अभी रिसेंटली सुनील गावस्कर के नाम पर, सुनील गावस्कर जी जो हैं उनके नाम पर इंग्लैंड में एक स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं पूर्व। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो ब्लूमबर्ग की रिसेंटली रिपोर्ट आई हुई है, इसके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी भी अमेरिका ही है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चेंजेस जो हुए वो ये है कि इंडिया को इन्होंने बताया कि इंडिया अब जो है ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ठीक है ना। भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया बिकम्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बीट्स यूके टू सील स्पॉट। यूके को इन्होंने पीछे छोड़ करके वो स्पॉट पर कब्जा कर लिया है। और अगर बात करें भारत से ऊपर कौन कौन है, तो अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी ही है। अब 5वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने जारी करी है, तो बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट आप मान सकते हैं। इन्होंने बताया है कि भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। आगे, हाल में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल है, ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ, इसको शुरू किया हुआ है। समर्थ नाम का ये पोर्टल शुरू किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख लेंगे, उत्तराखंड एजुकेशन डेप्थ लॉन्चेस ई गवर्नमेंट पोर्टल समर्थ। ओके, तो ये जो होगा ये वहां के 5 राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज और 140 पब्लिक जो स्कूल हैं वहां पर एंट्रेंस एग्जाम्स और अपॉइंटमेंट्स के बारे में सारी प्रकार की जानकारियां, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारियां, शैक्षिक अपडेट, ये सभी इस पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड करेगा, जिससे वहां की एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी या कहें ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि प्री प्राइमरी स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
उत्तराखंड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा आप बताएंगे। अगर पूछा जाए कि नई एजुकेशन लॉन्च पॉलिसी, सिर्फ और सिर्फ नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप कर्नाटक बताएंगे, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बताएंगे। क्लियर है ना। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो आप जानते ही हो, तीसरी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारत की, अभी तक की आजादी के बाद तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, और ये इस बार वाली 34 सालों के बाद लागू करी गई है। ठीक है ना। अगला, हाल ही में मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया। तो मूडीज ने दोस्तों अपनी भारत के प्रति इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का अपडेट दिया है। इन्होंने बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी है ना, ये 7.7% की दर से बढ़ने वाली है। एक्चुअली में इन्होंने घटाया है, ठीक है ना। इन्होंने अपना नया अनुमान जो है पुराने अनुमान की अपेक्षा घटा करके बताया है। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है मूडीज कट इंडिया कैलेंडर ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ रेट। देखिए यहां पर अगर FY लिखा होता तो आप इसको फाइनेंशियल ईयर पढ़ते, लेकिन CY लिखा है तो मतलब कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से चलेगा और कहां तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा। लेकिन कैलेंडर ईयर तो जो आपके कैलेंडर में रहता है, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक रहता है ना, तो वो हुआ कैलेंडर ईयर। तो इंडिया में जो है वैसे अमूमन तो फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम देश ऐसे हैं जहां पर कैलेंडर ईयर ही देखा जाता है, चाइना वगैरह हुआ। जबकि ऐसे ही अमेरिका में भी फाइनेंशियल ईयर ही देखा जाता है भारत की तरह। फिलहाल यहाँ पर मूडीज की बात करेंगे। इन्होंने 8.8% बताया था पहले, और अब जो है वो कट करके 7.7% बता दिए हैं। इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे ये बता रहे हैं कि बढ़ती ब्याज दरें, असमान मानसून, धीमी वैश्विक वृद्धि, ये सभी वगैरह वगैरह। एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन ये है कि अभी CSO ने भी अपनी ग्रोथ रेट जारी करी हुई है, और इसके अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट 15% के आसपास में बताई गई है इस वाली तिमाही में। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है ना, वो ये अथेंटिक जानकारी देती है। तो जहां पर दुनिया भर में माइनस में नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, वहां पर भारत में प्लस में 15% हुआ। ये तो अच्छी बात तो थी, लेकिन भारत को और ज्यादा ग्रो करना था, जैसा कि और लोगों ने अनुमान लगाया था, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं मिली। और जब उतनी ग्रोथ नहीं मिली, यही वजह है कि मूडीज ने भी ये घटा दिया है। अभी भी तो मूडीज की शुरुआत है। अभी आप आने वाले बस 3 से 4 दिनों में देखोगे कि फिच रेटिंग और उसके बाद क्रिसिल सबकी रिपोर्ट आएगी, सब में घटता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है ना। चलो तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। NHPC के CMD कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए CMD दोस्तों नियुक्त किए गए हैं, यमुना कुमार चौबे। चौबे जी अब NHPC के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यमुना कुमार चौबे गेट्स चार्ज ऑफ NHPC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको चार्ज मिला है। एक्चुअली में इनको 3 महीने के लिए ही अभी मिला है, ठीक है, क्योंकि ये अभी परमानेंट नहीं नियुक्त किए गए हैं। इनको अंतरिम नियुक्त किया गया है, यानी इंटरिम ये प्रेसिडेंट होंगे। ओके, अभय सिंह की जगह पर आए हुए हैं। और अगर मान लीजिए अगर कोई नया नहीं मिलता है, इन्हीं को हो सकता है परमानेंट कर दिया जाए आगे चल करके, ठीक है, 3 महीने के बाद। लेकिन अगर कोई और मिल जाता है उसे नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी के लिए तो CMD बन ही गए हैं। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रस्तुत किया? तो इस पुरस्कार को कौन प्रस्तुत कर सकता है? जो शहरी विकास मंत्रालय का मंत्री होगा। कौन है? हरदीप सिंह जी। हरदीप पुरी सिंह ने स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, श्री हरदीप एस पुरी प्रेजेंट स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंजेस एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड। ठीक है, तो ये इनके द्वारा दिया गया है। आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। ये जो पुरस्कार था ना, एक्चुअली में भारत के जो शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान है NIUA, या जिसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा एक संयुक्त पहल थी, जो भारत में जो दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, इनके सामने आने वाली शहरी स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं उससे निपटने के लिए, उसकी सुलभता के लिए और समावेशन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। क्लियर है। आगे देखते हैं, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट डे है दोस्तों, 2 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड कोकोनट डे, ये कोकोनट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। हम लोग उत्तर भारत के लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं नारियल को। अभी आप दक्षिण भारत में चले जाओ, ठीक है ना, दक्षिण भारत में चले जाओ, या फिर आप पश्चिम बंगाल में तो उतना नहीं होता है, दक्षिण भारत में ही जाओ,
दक्षिण भारत में चले जाओ तो वहां पर आपको हर घर में नारियल का पेड़ दिखेगा, या फिर हर घर के लोग जो है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं नारियल के प्रोडक्ट पर। ठीक है, नारियल जो है ना, भारत ऐसा नहीं है भारत नारियल प्रोड्यूस कम करता है, केवल दक्षिण भारत के ही लोग करते हैं। दक्षिण भारत के ही लोग करते तो हैं, लेकिन भारत जो है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। भारत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है कोकोनट के प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा दुनिया में इंडोनेशिया में कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। देखिए, कोकोनट वगैरह के लिए तटीय क्षेत्र होना जरूरी है। इंडोनेशिया देख रहे हो चारों तरफ से ये घिरा ही हुआ है समुद्र से। ठीक है, भारत में दक्षिण भारत वाला जो एरिया है ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए यहीं पर ज्यादा उत्पादन होता है। भारत के उत्पादक शीर्ष उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है नारियल का। ओके, तो नारियल के उपयोग, इसके लाभ, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है कोकोनट फार्मिंग फॉर ए हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। समझ में आ गया? चलो, इसी अवसर पर दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री हैं। इन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन किया हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आता है। तो ये तो आज के दिन के दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल डेली करंट अफेयर की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आप लोगों को 80% का डिस्काउंट दिया गया था और आप सब लोगों ने भर भर के इसका फायदा उठाया। जितने लोगों को भी व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं जिनका रिप्लाई अभी तक नहीं मिल पाया है, आज दिन भर में वो रिप्लाई भी मिल जाएगा और उनको ई बुक मिल जाएगी जो लोग पेमेंट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण इसमें एक राइट आंसर होगा। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। लॉक्ड सील अभ्यास एस्टोनिया में हुआ था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन स्टूडेंट ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था उन टॉप 10 लोगों में हैं प्रवीण त्रिपाठी, राजन तिवारी, निखिल मद्देसिया, सुस्मिता साहू, रविकांत कुमार, आदित्य चौधरी, कुशवाहा जी, पूजा कुमार और लीला खान और AK12 चौधरी। अब इनका नाम थोड़ा शायद हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिस्ट की तरह हुआ हो, या फिर हो सकता है यही लिखे हुए हैं ऐसे। फिलहाल ये तो थे टॉप 10 लोग। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का करंट का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपके सामने है। आपको बताना है अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगला आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।